कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 सितंबर का एनालिसिस। तो अगर आप में से किसी को क्वालिटी ऑफ द वीडियो रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है ना, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है, बिकॉज कुछ लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम आ रही थी इससे रिलेटेड। सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 4 सितंबर का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, तो इसको हमने काफ़ी टाइम कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्कीम है बेसिकली जिसके तहत जन औषधि केंद्र सेटअप किए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री। एंड उनके जन औषधि केंद्र क्या होते हैं, जहाँ पे जो जेनेरिक मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे जनता को बांटा जाता है। ठीक है, तो अब मेडिसिन से रिलेटेड है तो कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर होगी, मेडिसिन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ताकि जो स्पेशल केंद्रास हैं, जो जन औषधि केंद्रास है, वहाँ पे मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस बांटी जा सके। 2008 की स्कीम है, पर इसको रिक्रिस्टन कर दिया गया था, मतलब इसका नाम बदल दिया गया था 2015 में। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। तो BPPI इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये एस्टैब्लिश किया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद सपोर्ट ऑफ ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो ये एक तरीके की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है जिसके तहत इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो सेलियंट फीचर्स क्या है कि भाई सबको क्वालिटी मेडिसिन देनी है। ठीक है, अब आप इंसुलिन के नाम पे कोई दूसरी दवाई तो नहीं दोगे ना। सो एक्सटेंड कवरेज टू क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, तो जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, बेसिकली सेम सॉल्ट होता है, पर क्या होता है उसकी ब्रांडिंग में इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं होती, सस्ती दवाइयाँ होती है। ठीक है, ताकि जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो सके, एंड जो यूनिट कॉस्ट है मेडिसिन की पर पर्सन वो कम हो सके। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनेरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन, कि भाई ये नहीं है कि अगर दवाई महंगी है तो ही उसका अच्छा प्राइस हो सकता है। सो अवेयरनेस ज़रूरी है। पब्लिक प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट, PSUs, प्राइवेट सेक्टर NGO सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, एंड जो जेनेरिक मेडिसिन है बेसिकली उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों से बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यूज़ करें। ओके, ये उसके बारे में दे रखा है। एंड देन इज़ अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। ठीक है, तो ली गई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने स्ट्राइक डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टेन सेक्शंस विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस क्या है ये देख लेते हैं। सेक्शन 5 है जो स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो क्या कहता है। स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली क्या होता है कि भाई आपको ज़रूरी नहीं है मंदिर में ही आप 4-7 फेरे लो तब जाके आपका होगा कुछ भी, शादी वैलिडेट मानी जाएगी। अगर आप कोर्ट में भी जा रहे हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, योर वेडिंग इज स्टिल लीगलाइज्ड। ओके, it requires that notice of intended marriage to be given to parties to the marriage officer of the district where at least one parties to the marriage has resided for period of not less than 30 days immediately preceding the date such notice is given। तो क्या होता है कि मान लो 2 लड़का लड़की उनकी शादी हो गई। ठीक है, शादी हो गई तो उनको 30 दिन, ठीक है, 30 दिन अगर वो इकट्ठे रहे उसके बाद वो एक नोटिस जारी करेंगे। ठीक है, एक बेसिकली नोटिस देंगे किसको, मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, भरवा के आएंगे कि भाई देखो हमारी शादी हो चुके हैं एंड वी आर ऑफिशियली अ कपल, सो दिस इज़ अ लीगल प्रोविजन जिसके आपकी शादी वैलिडेट होती है। ठीक है, तो मतलब 30 दिन उनको इकट्ठे रहना है, ऐसे थोड़े कि दुल्हन अगले दिन जेवरात लेके भाग गई, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। 30 दिन तक आपको बताना पड़ेगा, तब डिक्लेयर होगा कि आप लीगली मैरिड हो। सेक्शन 6 मैंडेट दैट ऑल सच नोटिस रिसीव शैल बी एंटरटेन इन मैरिज नोटिस बुक एंड मैरिज ऑफिसर को शैल पब्लिश अ नोटिस बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ सम कंस्पिशियस प्लेस इन हिज ऑफिस। ठीक है, तो उसको बेसिकली अपने रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। सेक्शन 6 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 क्या कहता है, प्रोविजन अंडर दिस एक्ट रिक्वायर पार्टीज टू एन इंटेंटेड मैरिज टू पुश देयर प्राइवेट डिटेल्स फॉर पब्लिक स्क्रूटनी 30 days प्रायर टू द इंटेंटेड मैरिज। ठीक है, तो उनकी प्राइवेट डिटेल्स बेसिकली अपनी सबमिट करानी पड़ती है। तो ये बेसिकली उन्होंने इनवैलिडेट किया है कि क्यों इनको अपनी पब्लिक एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है। सो दिस वायलेट्स द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ द पार्टीज एंड आर्टिकल 21 के तहत राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। सो इसलिए दिस इज़ वैलिडेटिंग, दिस इज़ बेसिकली वायलेटिंग दैट रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है दैट प्रिस्क्राइब सच रिक्वायरमेंट्स। सो वाई दिस स्पेशल मैरिज एक्ट इज डूइंग सो। So it is a law which allows solemnization of marriage without going through any rituals और customs। ठीक है, तो आपने अगर 4 फेरे नहीं भी लिए हैं, शादी मतलब मान लो मंदिर में जाके किए, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने वहाँ जो मैरिज ऑफिसर है उसको सबमिट कराया एंड योर मैरिज विल बी लीगलाइज्ड। ओके,
सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड स्टेट आफ्टर गेट अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उनकी मैरिज सॉलमनाइज होती है बाय द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्राइम पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू एड्रेस इंटर रिलीजियस मैरिजेस, ताकि वो आसानी से हो सके, घर वाले बीच में दखल अंदाजी ना करें, एंड टू एस्टैब्लिश मैरिज की वो एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस है और आप हमारे यहाँ की बेसिकली रजिस्टर करा दें, योर मैरिज इज डन। सो प्रोसीजर क्या मैंशनड है, वन ऑफ द पार्टीज हैव टू गिव नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज टू द मैरिज ऑफिसर, ठीक है, वही मैंने बताया कि 30 दिन बाद, शादी के 30 दिन बाद उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हमारी शादी हो चुकी है। सच नोटिस को मैरिज नोटिस बुक में एंटर करना होता है, एंड मैरिज नोटिस ऑफ मैरिज पब्लिश्ड बाय मैरिज ऑफिसर इंक्लूडिंग डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का नाम, पेरेंट्स का नाम तक पूछ लिया तो प्राइवेट क्या रहा है इसमें, ठीक है, डिटेल्स, एड्रेस, पिन कोड, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, तो सब तो मांग लिया ना आपने। एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस को फैसिलिटेट करने के लिए किया है, तो ऐसे तो फिर वो ढूंढ लेंगे ना, वो कौन से वाले होते हैं मैरिजेस को शन करते हैं, जो आई डोंट नो द नेम, पर ये है कि लव जिहाद वाले, वो इनको ढूंढ लेंगे एंड दे विल डेफिनेटली डू देयर रिक्विजिट थिंग। सो दिस इज़ नॉट द थिंग जो बेसिकली प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करती है। एनीबडी कैन रेज ऑब्जेक्शंस टू द मैरिज ऑन द वेरियस ग्राउंड्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। इफ नो ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर रेज हुई, देन द मैरिज कैन बी सोलेमनाइज। तो ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कोई बंदा आना चाहिए, तो इंटर रिलीजियस मैरिज है ब्रो, हर कोई आएगा उसको ऑब्जेक्शन उठाने। इफ ऑब्जेक्शंस आर रेज, देन मैरिज ऑफिसर हैज़ टू इंक्वायर कि भाई कोई ज़बरदस्ती से शादी तो नहीं की, चाइल्ड मैरिज तो नहीं है, एंड फिर वो बोलेगा कि मैरिज को सोलेमनाइज करना चाहिए या नहीं। सो दिस इज़ द थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर। नहीं पूछेगा कोई भी, स्पेशल मैरिज एक्ट है, बस याद कर लो 1954 का, इतना कोई नहीं पूछेगा, बट स्टिल मैंने आपको स्टोरी बता दी है, ठीक है। देन अगला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी। तो 1267 कमेटी हम पहले भी देख चुके हैं, ये किससे रिलेटेड होती है, जो पाकिस्तान से रिलेटेड टेररिज्म वाले जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड होती है। 1999 में पहली बार बनी थी, एंड ये स्ट्रेंथन कब हुई, आफ्टर 2001 के जो अटैक्स थे, ठीक है, उनके अटैक्स के बाद ही काफ़ी स्ट्रेंथन हुई कमेटी कि भाई अब तो इनको देखना पड़ेगा। इट इज़ नाउ नोन एज दाइश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। इस कंप्राइजेज ऑल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो परमानेंट मेंबर्स 5 होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, तो टोटल 15 मेंबर्स इसका पार्ट है इस कमेटी का। सो ये एक बेसिकली लिस्ट ऑफ टेररिस्ट है, जो ये कमेटी में 1267 लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ टेररिस्ट है। इट इज़ अ ग्लोबल लिस्ट विद UNSC स्टैम्प। इट इज़ फुल ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स एंड रेजिडेंट्स, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल आर लिस्टेड। सो सबसे पहले एनी मेंबर स्टेट कैन सबमिट अ प्रपोजल। मान लो हमने सबमिट करना है हिजबुल मुजाहिदीन या किसी भी उससे रिलेटेड मसूद अजहर के लिए मान लो सबमिट करना है, तो हम इंडिया सबमिट करेगा प्रपोजल फॉर लिस्टिंग एनी इंडिविजुअल या ग्रुप, ठीक है। तो ये मीट करती रहती है ये कमेटी नोटिस विद अ नोटिस ऑफ 4 वर्किंग डेज, तो 4 वर्किंग डे में मिलती है। डिसीजंस ऑन लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग आर अडॉप्टेड बाय कंसेंसस। तो अगर चाइना वाले जैसे बीच में ना घुस आके अगर वो अपनी वीटो चलाएंगे तो वो नहीं बन पाती है, क्योंकि डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कंसेंसस। द प्रपोजल इज सेंट टू ऑल मेंबर्स एंड इफ नो मेंबर ऑब्जेक्ट्स विद इन 5 वर्किंग डेज, तो प्रपोजल को अडॉप्टेड माना जाता है। एंड ऑब्जेक्शंस मीन्स कर्टेन फॉर द प्रपोजल। तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन किया 15 मेंबर से, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नलिफाइड। एनी मेंबर ऑफ द कमेटी में पुट्स अ टेक्निकल होल्ड, अगर उसको ये कि नहीं हम इसमें और इंक्वायर करना चाहते हैं, एंड आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रपोजिंग मेंबर स्टेट्स कि भाई और क्या क्या वजह है आप जिसके लिए इनको फ्रेम करना चाहते हो। मान लो कोई कल को नरेंद्र मोदी जी को ही ऐसा घोषित करना चाहे, तो ऑब्वियसली उनको टेक्निकल होल्ड रखेंगे कि भाई ही हैज़ बीन अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर डूइंग सो। The matter remains on pending list of the committee until such time as member state that has placed hold decided to turn its decision into an objection, ठीक है। पेंडिंग लिस्ट में होगा कमेटी के अंटिल सच टाइम द मेंबर स्टेट ने बोला है कि हम अपना ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, एंड अंटिल ऑल दोज हैव प्लेस होल्ड्स रिमूव देम फ्रॉम द टाइम फ्रेम लेड डाउन बाय द कमेटी, ठीक है। तो टाइम फ्रेम होता है बेसिकली, तब तक आपको अलाउ कर देना चाहिए, वरना ऑब्जेक्शन माना जाता है। पेंडिंग इश्यूज़ को भी 6 मंथ्स के अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, बट द मेंबर स्टेट दैट हैज़ प्लेस्ड होल्ड में आस्क फॉर एडिशनल 3 मंथ्स एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। जो टेक्निकल होल्ड यहाँ पे उसकी बात चल रही है, at the end of this period if an objection is not placed the matter is considered approved, okay। any proposal for listing must set criteria। क्या criteria होना चाहिए कि जो ग्रुप है, एंटिटी है, जो मान लो ये मसूद अजहर है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन फाइनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रिपेयरिंग और परपिट्रेटिंग ऑफ एक्ट्स जो लिंक है लिंक टू ISIL, अल कायदा और एनी सेल अफिलिएट स्प्लिंटर ग्रुप और डेरिवेटिव देयर ऑफ, ठीक है। तो जो ISIL एंड अल कायदा से रिलेटेड अगर आपने इनकी एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट किया है, सो यू आर बाउंड टू बी अंडर द सैंक्शंस लिस्ट। सो दिस इज अबाउट 1267 कमेटी UNSC की है। तो टोटल 15 मेंबर्स आते हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, विच यू मस्ट रिमेंबर।
देन इज अबाउट नोविचोक एंड CWC। तो नोविचोक क्या है, बेसिकली एक नर्व एजेंट है, ठीक है। तो केमिकल है ये, जिससे अगर आप सूंघ लो ना तो आपकी बेसिकली नर्व्स पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एंड आप बेहोश हो जाओगे, कोमा में भी चले जाओगे। सो बेसिकली एक क्रिटिक थे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के। सो तो जर्मनी ने कहा है कि भाई जो ये एलेक्सी नेवल्नी है, जो ये इनके क्रिटिक थे व्लादिमीर पुतिन के, तो वो कोमा में है, ठीक है, बर्लिन हॉस्पिटल में बेसिकली, क्योंकि उन्होंने नोविचोक इनहेल कर ली थी। एंड ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है ये उनका ही काम है। तो बेसिकली क्या है, ये पहले बनाई ही सोवियत यूनियन ने है, तो और किस पे ये जाएंगे, एंड ही वॉज ऑब्वियसली अ क्रिटिक, सो किस पे उंगलियां उठेंगी। सो 1970-80 के दौरान नोविचोक बनाया गया था। इट मीन्स अ न्यू कमर। सो इट इज़ यूज्ड फॉर अ फैमिली ऑफ हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट्स, ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट कोमा में चले जाते हो। सो दे आर बिलीव टू बी 5 to 10 मोर लीथल देन अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो ये बहुत ज़्यादा लीथल माना जाता है। सो इशू क्या है, पहली बात, वेपनाइजेशन ऑफ एनी केमिकल, ही क्या केमिकल को आप एज अ वेपन यूज़ करे हो, इट इज़ बैंड, ठीक है। तो इट इज़ बैंड अंडर 1997 केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो जो CWC है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, उसके उसके तहत बैंड है ये। एंड मॉस्को तो इसका सिग्नेटरी है, रशिया इसका सिग्नेटरी है। एंड मॉस्को ने बोला है कि मॉस्को इज़ नॉट बिलीव्ड एवर टू हैव डिक्लेयर नोविचोक और इट्स इंग्रीडियंट्स टू मतलब इसने बोला ही नहीं कि हम ये इंग्रीडियंट्स बनाते हैं या फिर जो भी मतलब इससे यूज़ करते हैं। तो हमने इसको कभी डिक्लेयर किया ही नहीं कि हम इस जो ये नर्व एजेंट है हम इससे रिलेटेड है या नहीं। तो इसको जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, इसको कौन ओवरसी करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो ये इसको अंडरटेक करता है, ये इसको देखता है, ओवरसी करता है। तो जो रशिया है उसने साफ साफ OPCW को कहा था हम इससे रिलेटेड ही नहीं है नोविचोक से, ठीक है। एंड ये बोला था। So Novichok were added to the chemical weapon convention list of controlled substances last year. तो last year ही ऐड किया है इसको। This was the first time that list was updating since 1990। तो जब 1990 में ये जो बना था केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो तभी तो ये बना था ना, इतना लेट बना था, तो तब से लास्ट ईयर ही इसको अपडेट किया है। तो इसीलिए रशिया वाज लाइक, ओ सॉरी ब्रो, वी वर नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, ओके। सो व्हाट इज कॉल्ड केमिकल वेपन कन्वेंशन? सो इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बैन्स केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायर देयर डिस्ट्रक्शन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपके पास कोई केमिकल वेपन है जिसके तहत या पॉइजनस गैस है, जो भी है, वी डोंट केयर, बट यू मस्ट डेफिनेटली डिस्ट्रक्ट इट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय OPCW विच इज़ हेडक्वार्टर्स एट हेग, नीदरलैंड, ठीक है। तो इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे हैं, केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। सो इट इज़ ओपन टू ऑल नेशन एंड करंटली 193 स्टेट पार्टीज इसके मेंबर्स हैं। तो कौन से ने, तो इजराइल ने इसको साइन कर दिया पर रैटिफाई नहीं किया। साइन और रैटिफाई में फ़र्क मैं आपको बता चुकी हूँ। साइन मतलब जाके आप साइन करके आ गए, रैटिफिकेशन का मतलब साइन तो कर दिया और आके अपने देश में इस तरीके के स्ट्रिंजेंट कानून्स बनाए हैं जिसके तहत वो ट्रीटी वाली चीज़ यहाँ पे हमारे इम्प्लीमेंट हो और उसी तरीके से उस पर काम किया जाए, ओके। 3 स्टेट में ना ही साइन किया है ना ही रैटिफाई किया, वो है इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान, विच यू मस्ट रिमेंबर। सो केमिकल वेपन तो हम भी ऑब्वियसली है ना इसका पार्ट। केमिकल वेपन कन्वेंशन प्रोहिबिट क्या करता है, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्वायरिंग, स्टॉक पाइलिंग और रिटेनिंग केमिकल वेपन्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ केमिकल वेपन्स जो मिलिट्री यूज़ और मिलिट्री प्रिपरेशन, तो मिलिट्री के लिए भी अलाउड नहीं है। असिस्टिंग, एनकरेजिंग एंड इंड्यूसिंग अदर स्टेट्स टू इंगेज, ठीक है। तो बेसिकली आप जो CBC प्रोहिबिट करता है एक्टिविटीज़ केमिकल वेपन्स रिलेटेड, आप दूसरी स्टेट को भी एनकरेज नहीं कर सकते, चलना यार पाकिस्तान हम चाइना के खिलाफ काम करते हैं, सो दिस इज़ नॉट डन। सो यूज़ ऑफ रियॉट कंट्रोलिंग एजेंट्स, ठीक है, होता है ना वैसे आंसू गैस के गोले वगैरह डाल देते हैं, कल को कोई नर्व एजेंट डाल देंगे, ऐसे ही सारा जो राइट्स हैं वो सारे कोमा में चले जाएंगे। सो एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर नहीं यूज़ कर सकते। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली प्रोहिबिटेड। देन नोविचोक के बारे में बता दिया आपको। देन क्वाड के बारे में। सो क्वाड इन इट इज़ इन न्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आपको तो रट जाना चाहिए, ये काफ़ी बार हमने कवर कर लिया। इट इज़ अ बेसिकली क्वाड के मेंबर्स कौन है, 4 मेंबर्स है, जापान, इंडिया, US एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो बेसिकली अभी उसको ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट कर रहे हैं उसमें। तो जापान, इंडिया एंड US आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग। इट इज़ अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो ऑल 4 नेशंस अब इकट्ठे क्यों हैं इसमें, क्योंकि सारे ही डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, कॉमन इंटरेस्ट है उनकी मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी में। सो दे फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए मतलब क्वेश्चन में कि भाई क्या ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनी थी, तो नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट आइडिया किसको आया था, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इन 2007। उस टाइम पे ये सिर्फ उनका आइडिया था, ठीक है, उन्होंने बोला था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, पर ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए नहीं था उस टाइम पे, ठीक है।
एंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बार बार हट रहा था तो उस टाइम पे नहीं हो पाया था, पर ये ध्यान रखना चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं था, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने आइडिया सजेस्ट किया था। सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ है तो म्यूचुअल इंटरेस्ट बेहतर हो सकते हैं। ये मेंबर शेयर अ विजन ऑफ ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, तो उसके लिए ये काम कर सकते हैं। एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करेंगे एंड अवेयर करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मेनी एवेन्यूज़ फॉर इंटरेक्शन अमंग इंडिया, मतलब इन सारी कंट्रीज़ में, एंड सारी कंट्रीज़ को बेसिकली इकट्ठा इन्वॉल्व करेंगे एंड एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे। चाइना की क्या व्यूज़ हैं कि भाई क्वाड ना जो भी है मिलिट्री डायमेंशन तो नहीं ले सकता इकट्ठा ना, ठीक है। तो चाइना का यही व्यू है, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज हो तो रही है पर उसमें ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है ना, तो सारे क्वाड के मेंबर्स नहीं है तो मिलिट्री डायमेंशन नहीं ले सकता। और क्वाड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मिलिट्रीली हम आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे नाटो में होता है कि भाई अगर हम किसी एक देश पे मिलिट्री थ्रेट है या फिर उसकी सिक्योरिटी पे इन्फ्रिंज हो रहा है तो दूसरी कंट्रीज उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ क्वाड नहीं होगा। तो चाइना का जब मिलिट्री ये साथ नहीं है तो हमारा क्या उखाड़ लेंगे, सो ये वाली बात है। द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ऑफ चाइना हैज़ ब्रांडेड इज एट इमर्जिंग एशियन नाटो, तो उन्होंने वैसे नाम तो दिया पर कौन मानता है। सो नोटेबली चाइना पीएम शिंजो आबे कन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज एड्रेस थ्रू द इंडियन पार्लियामेंट गिव फ्रेश एम्पेटस टू द क्वाड कॉन्सेप्ट, कि भाई 2 सीज का मर्जर है हमारा पैसिफिक और इंडियन ओशियन, एंड इसको इकोनॉमिक राइज ऑफ इंडिया को लिए भी बोला जा रहा है। सो दिस इज द थिंग, आई थिंक हम क्लियर हैं इसके लिए। देन मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स आई भाई, 2 ब्लैक होल मर्ज किए, तो 2019 में आई थी, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव जब हमने आर्टिकल भी कवर किया था, लीगो ऑब्जर्वेटरी है जो यूनाइटेड स्टेट्स की एंड डिटेक्टर वर्गो, ठीक है। तो बेसिकली जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है ना उसने डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव्स आई, ठीक है, 2 ब्लैक होल क्योंकि मर्ज किए। तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर थे ब्लैक होल्स, 17 बिलियन लाइट ईयर्स अवे थे, ठीक है, तो ये काफ़ी दूर थे। एंड एट अ टाइम व्हेन यूनिवर्स वाज अबाउट हाफ ऑफ इट्स एज, ठीक है। तो ये इस लाइन का एक बहुत अच्छा मतलब है कि जब हम कभी स्टार्स को देखते हैं ना, जब इसे बैठ के देखते हैं तो हमें वो स्टार इतना दूर लगते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली वैसे तो नहीं दूर तो नहीं लगते, हमें पास लगते हैं स्टार्स, पर जो आप मानोगे नहीं, जो स्टार से जो लाइट आती है वो हमारे पास्ट से आती है, क्योंकि जब स्टार से वो लाइट एमिट हुई होगी वो पास्ट में हुई होगी, क्योंकि बहुत सारा लाइट ईयर्स दूर है ना स्टार्स, तो वो लाइट्स पास्ट में एमिट हुई और हमारे पास अभी फ्यूचर में पहुंच रही है। तो बेसिकली हम जब स्टार्स को देखते हैं ना, सो वी आर ग्लेयरिंग एट आवर पास्ट। तो ये वही बात बता रहे हैं कि 17 बिलियन ईयर्स अवे था ये जब ये दोनों मिले ब्लैक होल्स, ठीक है। तो ये इतना दूर था कि जब हमारा यूनिवर्स हाफ ऑफ इट्स एज था, जो अभी की एज है ना उसे हाफ एज पे था, तब वो ब्लैक होल मर्ज हुए थे, तब वो लाइट एमिट हुई थी और आज वो हमारे पास पहुंची है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस मर्जर, कि भाई 2 पेरेंट ब्लैक होल वन एन अनयूजुअल इंटरमीडिएट मास विच चैलेंजेस ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं होता था एंड पहली बार ऐसा है कि पहला इंटरमीडिएट मास बेसिकली ब्लैक होल में ऑब्जर्व किया है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, अरे पढ़ी है सबने फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ग्रेविटेशन पढ़ा है, जी की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो इनविजिबल रिपल्स है जो हमें ज़मीन से बेसिकली जोड़ के रखते हैं, वरना हम भी एस्ट्रोनॉट की तरह आसमान में तैरते होते हैं। दे आर इनविजिबल रिपल्स दैट फॉर्म स्टार्स एक्सप्लोड्स इन अ सुपरनोवा, ठीक है। जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है तब बनती हैं, एंड व्हेन 2 मतलब बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स किसी वजह से बन सकती है, जब सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, लूनर एक्लिप्स हो जाएगा, तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वजह से बन सकती है, व्हेन 2 बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर, या 2 ब्लैक होल मर्ज होते हैं, तो बहुत n नंबर ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स एमर्ज होती हैं। एंड ये ट्रैवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, ग्रेविटेशन एप्पल उनके सर पे गिरा था इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट वाज ओनली इन 2015 तो हमने ग्रेविटेशनल वेव एक्चुअली में डिटेक्ट किया था बाय लीगो, ठीक है, लीगो ऑब्जर्वेटरी। ब्लैक होल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो भाई इतना डेंस है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है ना कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक फ़ोटो इंसर्ट करना भूल गई हूँ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी सी वेदर आई कैन अरेंज इट और नॉट, नो आई के नॉट। एंड मैं आपको उसमें इंसर्ट करवा दूँगी ये फ़ोटो ज़रूर इन योर टेलीग्राम ग्रुप, ओके। तो उसमें अच्छे से सिंगुलैरिटी और हॉरिजॉन दिखा रखा है मैंने, ठीक है। सो नो मैटर लाइट कैन एस्केप, तो लाइट भी नहीं उससे गुजर सकती, देयर बाउंड्री एट द एज ऑफ द ब्लैक होल, जिसको इवेंट हॉराइजन कहते हैं। अब हमने जो ब्लैक होल की फ़ोटो देखी थी, अब आप ऐसे ही समझो, तो ये एक रेशन डिस्क थी, ठीक है। जैसे मतलब हमने जो ब्लैक होल की लास्ट फोटो डिस्कवर की थी साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पे वो सूरज जैसा था, पर यहाँ पे बीच में काला काला था। सो दिस इज़ ब्लैक होल बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लाइट इतना काला हो जाता है, तो यहाँ से एक थिन लेयर ऑफ लाइट जाती है इसके अंदर से, जिसको सिंगुलैरिटी बोला जाता है ना।
उस सिंगुलैरिटी में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो उस अपने अंदर इनहेल करता रहता है, ठीक है। सो एज ऑफ द ब्लैक होल क्या कहते हैं, इवेंट होराइजन, जो मैंने वो एक्रेशन डिस्क दिखाई थी उसकी जो बॉर्डर है उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। ये होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, कि भाई कोई भी लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट इसके पास पहुंच गया ना तो वो कभी वापस नहीं जाएगा। एनीथिंग दैट क्रॉसेज इवेंट होराइजन तो वो डेफिनेटली उसमें फॉल करेगा, किस में फॉल करेगा, सिंगुलैरिटी में, जो मैंने आपको अभी बताया। LIGO क्या है, इट इज़ अ मैसिव ऑब्जर्वेटरी जो डिटेक्ट करती है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स एंड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ यूज टू ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड 3 ग्रेविटेशनल डिटेक्टर्स हैं, 2 तो हैनफोर्ड में है वॉशिंगटन में, एंड एक लुइसियाना में है जो भी US में ही है। द प्रपोज LIGO इंडिया प्रोजेक्ट, तो हम भी बोल रहे कि ना हम भी LIGO प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो बेसिकली उसके बारे में बात चल रही है। देन इज़ अबाउट, ये देख लो LIGO के बारे में ये दिखा रखा है, ब्लैक होल, स्पेस टाइम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिखा रखा है इसमें। सो दिस वॉज इट। एस्ट्रॉइड 465824 के बारे में देख लेते हैं। तो भाई क्या है कि नासा ने बोला है कि 6 सितंबर के आसपास, मतलब कि आज को एक पिरामिड ऑफ गीज़ास के भी डबल साइज़ का है ना पिरामिड है जो हमारे इजिप्ट में, तो उससे भी बड़ा एक एस्ट्रॉइड गुजरेगा, एंड ये एक नियर अर्थ ऑर्बिट को में इसको बेसिकली क्लासीफाई किया है क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट के काफ़ी पास से होके जाएगा, एंड इट इज़ अ पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड, तो कहीं पे टकरा गया तो नुकसान करेगा। ये नियो को क्या बोला है, नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला है, कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं। एंड ये बेसिकली क्या कंसिस्ट होता है, ये ऐसे पत्थर वत्थर के भी होते हैं, आइस विद एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल्स होता है, वाटर आइस। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं, प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, उनको माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रॉइड आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, एंड ये जो रेमिनेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जो भी ऐसे प्लैनेट्स बने और जो रेमिनेंट रह गए थे ना ऐसे पत्थर कंकड़ वाले, उससे हमारे एस्ट्रॉइड बन चुके हैं। तो एस्ट्रॉइड काफ़ी ज़्यादा ना एक रीजन में मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो मार्स और जुपिटर के बीच का एरिया है ना, ये इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। सो देन इज़ अबाउट, हाँ ये मैंने बता दिया कहाँ पे मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच की बेल्ट में। सो अदर टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड्स कौन से होते हैं, ट्रोजन्स, जिसमें दैट शेयर एन ऑर्बिट विद एन लार्जर प्लैनेट, जुपिटर वगैरह जैसी उससे शेयर करें तो। नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स कौन से होते हैं, जो अर्थ के पास में होंगे ऑब्वियसली। सो वाई डू साइंटिस्ट ट्रैक एस्ट्रॉइड, उनको ये होता है कि भाई वो बड़े, उनको वो होता है फोबिक होते हैं, टकरा गया तो किसी दिन है ना तो क्या करेंगे, एंड अगर टकरा जाता है तो हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स एंड सन भी हमसे इनको पता चल जाएगा, एंड एंड वही पोटेंशियली हजार्डस है तो उससे पता चल जाएगा। तो PHAs क्या होते हैं, पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड्स। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच के, यहाँ पे 1400 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं, तो उनको पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, और टकरा गए तो फिर मर जाएंगे काफ़ी सारे लोग, है ना। करंटली डिफाइंड बेस्ड ऑन पैरामीटर्स दैट मेजर्स द एस्ट्रॉइड पोटेंशियल टू मेक थ्रेटनिंग क्लोज अप्रोच टू अर्थ, तो अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी क्लोज अप्रोच रहती है। एंड ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस ऑफ 0.05 और लेस आर कंसिडर्ड एज PHAs, ठीक है। तो ऑर्बिट अगर इतना पास में आ जाएगा तो उसको PHA माना जाएगा। एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या, कि मान लो ये अर्थ है हमारी, इसके यहाँ पे कोई एस्ट्रॉइड जा रहा है, घूम रहा है, क्या हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कब चल भाई हमारे यहाँ मत जा, मार्स के पास चल जा, तो हाँ ऐसा हो सकता है। तो जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट है जो कौन करता है, नासा का कौन सा, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के थ्रू एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हीरा मिशन के थ्रू हम डिफ्लेक्शन करने में सक्षम है, ठीक है। सो मिशन टारगेट इज DDMOS। तो DDMOS क्या है, एक बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, मतलब दो एस्ट्रॉइड जुड़े हुए हैं इकट्ठे, तो बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बॉडी है, तो ये थ्रेट हो सकता है ऑब्वियसली। तो 2018 में नासा ने बोला कि जो ये डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड 2021 में लॉन्च करेंगे, जिससे जो स्मॉलर एस्ट्रॉइड है ना, इसका ये मान लो DDMOS ये है, स्मॉलर को हम भगा देंगे, ठीक है, एट अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकेंड इन 2022। सो हम इसे डिफ्लेक्ट करेंगे। हीरा है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का, वो 2024 में जाएगा, ये भी DDMOS पे ही जाएगा। एंड मेजर द इम्पैक्ट क्रिएटर प्रोड्यूस्ड बाय DART कोलिशंस, तो जो DART कोलाइड करके उसको दूर करेगा ना, जो स्मॉलर एस्ट्रॉइड है उसके कोलिशंस को मेजर करेगा एंड स्टडी करेगा ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी को, तो जो एस्ट्रॉइड भग जाएगा ना वहाँ से उसकी ट्रैजेक्टरी को स्टडी करेगा। सो दिस वाज इट। देन इज अबाउट ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2020। सो हमें पता है कि ये ड्राफ्ट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आ गई है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोविजंस थे जिसके तहत उनको ठीक नहीं लगा, एंड UN के स्पेशल रापियोटर्स ने इसको
छापा है एंड बोला है कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स नेशनल काउंसिल वालों ने भी स्पेसिफाई किया है। सो 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या रेज किए, पहले मैं बता देती हूँ जो कंटेंशियस चीज़ है इसमें। सबसे पहले क्या बोला कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है। अगर मान लो किसी बिल्डर को कुछ बनाना है वहाँ पे, तो उसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना कंपलसरी होता है। उससे ये पता चल जाएगा कि आसपास के लोकल्स एग्री करते हैं नहीं करते, ये जो लैंड है जो आप बना रहे हो इंडस्ट्री उसके लिए सूटेबल है या नहीं, कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट लॉस होगा। सो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। सो इसमें क्या किया गया, इट शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ पब्लिक कंसल्टेशंस। तो पब्लिक कंसल्टेशन कराते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो पहले काफ़ी ज़्यादा दिन था, अब इसको सिर्फ 40 दिन बना दिया है एंड 30 डेज से 20 डेज बना दिया है। जो भी मतलब पब्लिक है, मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो पहले 30 दिन दिए जाते थे, अब 20 दिन कर दिया है, टाइम रिड्यूस कर दिया। तो कोई कहीं बिजी होगा, कोई नहीं बता पाएगा, सो वो दिक्कत करता है। It allows declaration of some areas of economically sensitive areas without public hearing और environmental clearance। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए बोल दिया गया। ठीक है, बेसिकली पब्लिक हियरिंग के बिना। एंड सेवरल रेड एंड ऑरेंज क्लासिफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज, जो टॉक्सिक इंडस्ट्रीज हैं वो 0 to 5 किलोमीटर के पास जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके पास जाके काम कर सकती है। सो दिस इज़ अ डिसरिगार्ड बेसिकली, है ना। कल हमने प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिजर्व फॉरेस्ट में डिफरेंस देखा था, है ना। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज किस लिए बनाए गए हैं, तो उसके 5 किलोमीटर के आसपास तुम काम करोगे, और इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे प्रोटेक्टेड एरियाज को। तो दिस इज द कंटेंशियस थिंग। इंक्रीज वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की भाई पहले 30 साल होती थी, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है उसके बाद उनको रिन्यू कराना पड़ता था। अब बोला कि नहीं 30 साल नहीं यार, तुम 50 साल तक माइनिंग करते रहो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, एक बार इम्पैक्ट असेसमेंट करके बैठ जाओ। एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट की पहले 10 साल थी, अब उसकी 15 साल कर दी। सो जो इंक्रीज की है वैलिडिटी, सो दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। सो आई होप वी आर क्लियर। तो उन्होंने भी यही बात उठाई है, जो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए तुमने टाइम कम किया है वो गलत है। जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिल्डिंग है उनका भी तुमने दिक्कत कराया। दीज एग्जाम्पशंस आर अनवारंटेड एंड सब्सटैंशियल एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने ये भी बोला कि डजंट रिक्वायर पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन फॉर प्रोजेक्ट लेबल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज इन्वॉल्विंग स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह देगी स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और होल्ड पब्लिक कंसल्टेशन ही ज़रूरी नहीं है, तो ये भी दिक्कत कर रही है। एंड डजंट प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द सिटीजन्स फॉर कैटेगराइजिंग प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक। तो जो स्ट्रैटेजिक है ना उसका मतलब तो बताओ ना, हमें क्या मतलब है वो भी नहीं बताया। एंड इट इज़ बेसिकली ये कुड बी ओपन टू एक्सेसिवली ब्रॉड इंटरप्रिटेशन कि ये भी स्ट्रैटेजिक है, ये भी आप पब्लिक वाले कहीं मत बात करो। सो देयर इज़ क्लॉज ऑन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। ठीक है, पोस्ट फैक्टो मतलब पहले तुमने इंडस्ट्री खड़ी कर ली, बाद में कर लेंगे यार इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, तो वो भी कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। सो दिस बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है कि भाई बनाया किस लिए था जब इसकी ऐसे धच्चियाँ ही उड़ानी है, तो वो वाली चीज़ आई है। बैकग्राउंड क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बोला गया था कि हम EIA करवाएंगे। एंड जो EIA नॉर्म्स है ये कब बैठे, 1994 में स्टार्ट हुए। ठीक है, सिटिंग इन द प्लेस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़। सो एवरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेनी पड़ती है EIA प्रोसेस को। एंड 1994 EIA नोटिफिकेशन वाज रिप्लेस्ड बाय मॉडिफाइड ड्राफ्ट। ठीक है, पहले नोटिफिकेशंस होती थी, अब ड्राफ्ट का नाम दे दिया गया। अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट रीड्राफ्टेड इट टू इनकॉर्पोरेट द अमेंडमेंट्स एंड रिलेवेंट कोर्ट ऑर्डर्स। जो भी कोर्ट ने जजमेंट्स दी वो सब इन्होंने 2006 से लेकर आए। एंड EIA को मोर ट्रांसपेरेंट एक्सपीडियंट बनाने की थी बेसिकली। ट्रांसपेरेंसी तो फिर आपको पता ही है, एक्सपीडियंट मतलब जल्दी जल्दी हो जाए ये वाली चीज़, इसलिए तो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह वो रैंकिंग में इंप्रूव करने के लिए 10 तरीके की चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ी। देन असम राइफल्स के बारे में देख लेते हैं। जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा भाई असम राइफल्स वाले अपना बेस शिफ्ट करो एंड ऐजवाल से जोख्वाजांग में अपना बेस शिफ्ट करो, जो वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। पर उनको दिक्कत रहती है क्योंकि आसाम राइफल्स को काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्योंकि उस टाइम पे 12 सिविलियंस की डेथ हो गई थी इन एन एनकाउंटर इन 1988, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड की नज़रों से देखा जाता है। आसाम राइफल्स के बारे में देख लेते हैं। सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट एंड ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। 1835 में बनी थी टू असिस्ट ब्रिटिश रूलर्स, ताकि वो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अपनी पीस बना के रख सके। सो पहले इसको असम फ्रंटियर पुलिस टू असम मिलिट्री पुलिस टू ईस्टर्न बंगाल असम मिलिट्री पुलिस, फिर इसको असम राइफल्स नाम दिया गया। कोई ज़रूरत नहीं इतनी क्रोनोलॉजी याद करने की। ऑफिशियल नेम 1917 में डिक्लेयर किया गया था। दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कंट्रोल कौन करता है, तो दोनों मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री दोनों का ही कंट्रोल है ऑन द असम राइफल्स।
देन इज अबाउट एमा चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स। तो ये ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम कंडक्ट एवरी ईयर, ताकि जो पार्टिसिपेटिंग एग्जीक्यूटिव्स है फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज उनको इंट्रोडक्शन मिल सके टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स फ्रॉम दिस इवेंट्स। सो नेशनल मैनेजमेंट गेम्स है जो वन ऑफ द काइंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉर्पोरेट मैनेजर्स एक साथ आते हैं और जो मैनेजिंग बिजनेस है वहाँ पे इन अ कॉम्पिटेटिव नोट देखा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड रिप्यूटेबल एनुअल इवेंट्स बेस्ड ऑन बिजनेस मैनेजमेंट सिमुलेशन कंडक्ट बाय AIMA। सो बेसिकली पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई क्या क्या होता है एक बिजनेस को रन करने में, फोकसिंग ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड्स, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली क्या है, बिजनेस सिमुलेशन गेम है। कौन कराता है? AIMA कराता है। ठीक है, बस इतना याद कर लो, बहुत बहुत है इसके लिए। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।